गर्ल्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब ई बैंकिंग, यानी जिसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सब सेम ही हो गए आपके। इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग ऑल्सो नोन एज ऑनलाइन बैंकिंग भी आप इसको बोल सकते हैं, वर्चुअल बैंकिंग भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट सिस्टम है, जो भी काम इलेक्ट्रॉनिकली होगा, ऑनलाइन भी बोल सकते हैं आप उसको, ई भी बोल सकते हैं, वर्चुअल भी बोल सकते हैं। वो कस्टमर को अनेबल करते हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि वो कंडक्ट कर सके एक रेंज ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो कि ट्रांजैक्शन किसके थ्रू होगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की वेबसाइट्स के थ्रू। ठीक है, मतलब फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिकली हो रही है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन यूजिंग कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, उसको आप क्या बोलते हैं, ई बैंकिंग। उसको आप ई बैंकिंग का नाम ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ठीक है, इसमें आपकी जो ई बैंकिंग है ना, इसमें ई का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक। इसमें आप नेट बैंकिंग भी लोगे, टेली बैंकिंग भी आ जाएगी, मोबाइल बैंकिंग भी आ जाएगी, कोर बैंकिंग भी आ जाएगी। इंटरनेट को यूज़ करके आप ई बैंकिंग को पॉसिबल करते हैं। ठीक है, पॉसिबल एट एनी टाइम एंड एनीवेयर, मतलब कि इंटरनेट यूज़ करके हम ई बैंकिंग को कहीं पे भी किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। ई बैंकिंग में ही आपकी नेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सब चीज़ें आ जाती है। ई बैंकिंग कस्टमर कैन चेक द बैलेंस इन हिज अकाउंट। आप ई बैंकिंग से कुछ भी कर सकते हैं। ई बैंकिंग के लिए आपको क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए। आप बैलेंस अकाउंट चेक कर सकते हैं अकाउंट में, डाउनलोड अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्स पे कर सकते हैं ई बैंकिंग के थ्रू, मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हैं, डीटीएच कनेक्शन, कैन मेक रिक्विजिशन फॉर चेकबुक। चेकबुक के लिए रिक्विजिशन भी आप ऑनलाइन दे सकते हैं। कैन ट्रांसफ़र फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, कैन मेक फिक्स डिपॉजिट, मतलब सारे काम आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ई बैंकिंग अनेबल फास्ट एंड इजी ट्रांसफ़र ऑफ फंड थ्रू द एनईएफटी और आरटीजीएस होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। एक होता है आरटीजीएस और एक होता है एनईएफटी, वो भी आप ई बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। इट अनेबल द यूज़ ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम। ठीक है, तो आप डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड। मेन ई बैंकिंग सर्विसेज को हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है देखिए मेन ई बैंकिंग सर्विस इन इंडिया, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्या होता है, जब कस्टमर के अकाउंट में जितने पैसे होते हैं ना, उसी के लिए उसको क्या इशू किया जाता है, डेबिट कार्ड इशू किया जाता है। डेबिट कार्ड अलाउ द कस्टमर टू एक्सेस द बैंक अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर एंड एट एनी टाइम। जो डेबिट कार्ड होता है, आप अपने बैंक अकाउंट तक कहीं से भी, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी पहुंच सकते हैं और किसी भी टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड को। ये जो होता है मेनली यूज़, इसको आप एटीएम भी बोल सकते हैं। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड सेम होती है। आप इसको क्यों यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन में यूज़ करते हैं पैसे को विड्रॉ करवाने के लिए। ठीक है, डिपॉजिट करवाने के लिए भी हो सकता है। ये प्रोवाइड द कार्ड होल्डर हैज़ द रिक्वायर्ड बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट। बशर्त क्या है कि कार्ड होल्डर के अकाउंट में, बैंक में जो भी कार्ड होल्डर है जिसके पास मतलब वो है डेबिट कार्ड है, उसके बैंक अकाउंट में पैसे होने चाहिए। कस्टमर जो है इमीडिएट पेमेंट कर सकता है गुड्स और या सर्विसेज जो भी उसने परचेज किया बाय स्वाइपिंग द डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड को स्वाइप करना होता है और अपना पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन नंबर एट द पॉइंट ऑफ टाइम जो सेल होती है, जिस टाइम में आप गुड्स खरीदते हो तो वहाँ पर उसको स्वाइप करके फिर पिन नंबर एंटर करना होता है, जिससे कि पेमेंट हो जाती है। पेमेंट ट्रांजेक्शन यूजिंग डेबिट कार्ड कैन बी कंप्लीट ओनली व्हेन द रिक्वायर्ड बैलेंस इज अवेलेबल इन द बैंक अकाउंट। आप इसको कार्ड को तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके बैंक में, जब अकाउंट में क्या हो, बैलेंस हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आ जाती है देखो क्रेडिट कार्ड। इसमें इन दोनों में ये डिफरेंस होता है। डेबिट कार्ड के लिए आप तभी यूज़ कर सकते हो डेबिट कार्ड जब आपके अकाउंट में बैलेंस हो, और क्रेडिट कार्ड आप बैलेंस नहीं भी हो ना तो भी उसको यूज़ कर सकते हैं, परंतु एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद आपको उसको बैंक में पैसे जो है डिपॉजिट करवाने पड़ते हैं। तो ये क्रेडिट जो कार्ड है एक टाइप की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है कार्ड होल्डर को। क्रेडिट कार्ड अनेबल द कस्टमर टू परचेज द गुड्स और सर्विसेज विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट फ्रॉम अथोराइज रिटेल सर्विसेज या आउटलेट। मतलब कि विद इन प्रिस्क्राइब लिमिट, जैसे लिमिट रख देते हैं कि 20,000 या 50,000 तक का सामान आप खरीद सकते हो। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो भी आप सामान खरीद सकते हो फ्रॉम अथोराइज सर्विसेज से। जैसे कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर जो बड़ा जैसे मॉल्स वगैरह है तो वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा अपने कस्टमर को बैंक जो है वो देता है। तो क्रेडिट कार्ड होल्डर डिपॉजिट करेगा उस अमाउंट को विद इन अ प्रिस्क्राइब टाइम। ठीक है, बैंक ने तो फिक्स कर दी लिमिट कि 20,000 तक आप उठा सकते हो, और प्रिस्क्राइब टाइम मतलब कि 1 महीने के अंदर आपके 2 महीने के अंदर बैंक को वापस वो पैसे जमा करवाने होते हैं परचेज ट्रांजेक्शन करने के बाद। इसमें भी कस्टमर को क्या करना होता है, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करेगा, एंटर करेगा पिन एट द पॉइंट ऑफ सेल। इवन इफ द कार्ड
होल्डर डज नॉट हैव एनी बैलेंस इन द अकाउंट। यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी है कि कार्ड होल्डर के पास बैलेंस नहीं है अकाउंट में, फिर भी वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एट ATM फॉर विड्रॉइंग मनी। ठीक है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड आर ऑल्सो नोन एज अ प्लास्टिक मनी। मतलब क्रेडिट कार्ड को आप ATM में भी यूज़ कर सकते हैं मनी को विड्रॉ करने के लिए। क्लियर? तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों ही ATM में यूज़ हो सकते हैं मनी को विड्रॉ करने में। उसके बाद ये दोनों क्या बोले जाते हैं, प्लास्टिक मनी। तीसरे नंबर पर हम पढ़ रहे हैं ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM। ATM एक इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग आउटलेट है। जैसे देखा जाए तो हम बैंक में जाते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं। अब ये जो ATM है क्या, एक इलेक्ट्रॉनिकली बैंकिंग आउटलेट, एक दुकान सी हो गई, वहीं पर वही वाले काम होते हैं जो हम बैंक में जाते हैं, परंतु ये क्या इलेक्ट्रॉनिक हो गई। इवन दो थ्रू दिस मशीन द कस्टमर कैन विड्रॉ मनी और इवन डिपॉजिट मनी। इसमें क्या होता है, ATM में आप कस्टमर जो है पैसे निकलवा भी सकते हैं और पैसे जमा भी करवा सकता है। कैन मेक बिल पेमेंट कर सकता है, इफेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड को ट्रांसफर कर सकता है, गेट स्टेटमेंट ऑफ बैंक बैलेंस विदाउट द हेल्प ऑफ ब्रांच रिप्रेजेंटेटिव और ह्यूमन टेलर। जैसे कि हम मशीन में क्या है डालते हैं अपनी कॉपी, तो उसमें बैंक बैलेंस आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ फंड भी ट्रांसफ़र हो जाता है, बिल पेमेंट भी कर सकते हैं ATM से। तो ये सब चीज़ें कर सकते हैं। ATM कस्टमर कैन अवेल बैंकिंग सर्विस 24×7 बेसिस फ्रॉम नियर बाई ATM बूथ विदाउट विजिटिंग द बैंक। बैंक में जाने की जरूरत नहीं होती। ATM कार्ड में ATM मशीन पर जाएंगे 24×7 मतलब कि 24 घंटे ये सर्विसेज अवेलेबल होती है। इट प्रोवाइड ईजी एक्सेस टू द बैंकिंग फैसिलिटी। ठीक है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कैन बी ऑल्सो यूज टू विड्रॉ कैश फ्रॉम द ATM। द कवरेज ऑफ ATM नेटवर्क आपको पता ही है, हर जगह ATMs अवेलेबल है। ATM होल्डर ऑफ एनी बैंक कैन ऑपरेट इट्स ATM कार्ड एट हिज ओन बैंक्स ATM और एट एनी अदर बैंक्स ATM। अब यहाँ पर ये चीज़ मेन हो जाती है कि जो ATM कार्ड होल्डर है वो अपने ही ब्रांच के ATM मशीन पर भी जमा करवा सकता है, निकलवा सकता है। वो किसी दूसरे बैंक के ATM पर भी ये वो काम कर सकता है। द बैंक ऑल्सो प्रोवाइड ऑनलाइन SMS अलर्ट टू कार्ड होल्डर फॉर ऑल टाइप ऑफ ATM ट्रांजेक्शन इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व। फिर उसके बाद मैसेज आ जाता है जो भी ट्रांजेक्शन की हमने ATM से, ठीक है, उसकी कोई वो नहीं है कि इतने का ही मैसेज आएगा। कितनी भी अमाउंट का अगर आपने कुछ भी काम किया ATM से तो वो मैसेज हमारे उस पर आ जाता है, फ़ोन पर आ जाता है। तो आपके पास जो ATM है किसी पर्टिकुलर बैंक का, दूसरे बैंक के ATM को भी यूज़ कर सकते हैं, उस बैंक के ATM को भी हम यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है फोर्थ, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFT। देखो NEFT क्या होता है, एक नेशन वाइड सिस्टम है ये, मतलब पूरे इंडिया में। इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकती है फ्रॉम एनी बैंक अकाउंट टू एनी इंडिविजुअल फर्म कंपनी हैविंग अकाउंट इन एनी बैंक इन द कंट्री। देखिए, मान लो कि कोई पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, वो पैसे ट्रांसफ़र करना चाहता है अपने बैंक अकाउंट से, किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करना चाहता है, दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो कर सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी बैंक में जाएंगे, किसी भी बैंक का पर्सन किसी भी बैंक के दूसरे व्यक्ति को वो ट्रांसफ़र कर सकता है। पैसे ट्रांसफ़र करने का एक मीडियम है NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। NEFT सेटल ट्रांजेक्शन इन बैचेज। बैचेज का मतलब क्या होगा, जैसे एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन शुरू होगी। सेटलमेंट टेक प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम रखा हुआ है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप NEFT कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल RBI नॉर्म्स के अकॉर्डिंग NEFT सेटलमेंट टेक प्लेस 12 टाइम्स अ डे, एक दिन में 12। ड्यूरिंग द वीकडेज कौन से है, फ्रॉम 8 AM टू 7 PM, 8 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है NEFT ट्रांजेक्शन हो सकती है। वीकडेज बताया है, जैसे मंडे से लेकर फ्राइडे तक बताया है। एट 12 टाइम्स अ डे, एक दिन में इतनी कर सकते हैं 12 टाइम्स। एंड ड्यूरिंग सैटरडे, और सैटरडे को टाइम रखा हुआ है 8 बजे से लेकर 1 बजे तक। इतने टाइम के बीच में आप क्या करवा सकते हैं, NEFT। एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन इनिशिएट होती है एक सेटलमेंट टाइम के बाद, उसको वेट करना पड़ता है टिल द नेक्स्ट डेजिग्नेटेड सेटलमेंट टाइम। ठीक है, मतलब एक सेटलमेंट सिस्टम पूरा हुआ उसके बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट सेटलमेंट सिस्टम के लिए। फंड्स टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट, ठीक है, इन द कंसर्न ब्रांच टू अदर अकाउंट, देयर इज़ नो मैक्सिमम लिमिट ऑन द अमाउंट देन कैन बी ट्रांसफर। ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। फंड्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट इन द कंसर्न ब्रांच टू अदर अकाउंट, मतलब जो वो अकाउंट है ना उसी ब्रांच में हो और वो दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना होता है, तो कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी हुई। इवन इज सच इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव अ बैंक अकाउंट, जिस मतलब कि एक पर्सन ऐसा है जिसका बैंक में बैलेंस वो नहीं है, अकाउंट नहीं है, वो पर्सन भी NEFT को
करवा सकता है, ठीक है। NEFT एनेबल्ड सर्विस प्रोवाइड करवाता हो बैंक, तो वहाँ पर भी वो फॉर्म भर के NEFT करवा सकता है। सच कैश रेमिटेंस विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 50,000 पर ट्रांजेक्शन। जैसे कि एक दिन में 12 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो 50,000 रुपये एक ट्रांजेक्शन के लिए लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। तो वो पर्सन जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है वो पर्सन भी NEFT को करवा सकता है। और मैक्सिमम लिमिट जो रखी हुई है 50,000 रखी हुई है। एक पर्सन जिसका बैंक अकाउंट में मान लो उसी ब्रांच से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो पैसा, वहाँ पर कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। फिफ्थ पॉइंट आ जाता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है, ये भी फंड को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट ऑन अ रियल टाइम एंड ऑन ग्रॉस बेसिस। रियल टाइम का मतलब क्या होता है कि वेट नहीं करना होता, उसी टाइम ट्रांजेक्शन हो जाती है, उसको आप बोलते हैं रियल टाइम। ट्रांजेक्शन सेटल्ड एज सुन एज दिस आर प्रोसेस्ड। ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, ग्रॉस बेसिस का मतलब विदाउट बंचिंग और नेटिंग विद एनी ट्रांजेक्शन। मतलब यहाँ पर वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्रांजेक्शन साथ साथ हो जाती है। जैसे NEFT में थोड़ा टाइम लगता है, एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के बाद दूसरे ट्रांजेक्शन जब शुरू होती है तो थोड़ा टाइम गैप होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। फास्टेस्ट पॉसिबल मनी ट्रांसफर सिस्टम है थ्रू बैंकिंग चैनल। RTGS सर्विस फॉर कस्टमर इज अवेलेबल फ्रॉम 9 AM to 4:30 PM ऑन वीक डेज, ठीक है। ये भी अवेलेबल है 9 बजे से 4:30 बजे तक है ये RTGS। और कहते हैं कि 9 to 2 है सैटरडे एज पर RBI गाइडलाइंस। ऑल द बैंक ब्रांचेज इन इंडिया आर नॉट RTGS अनेबल्ड, ठीक है। मतलब कि सभी में RTGS फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, पर अब ऐसा हो गया। ओनली CBS कोर बैंकिंग सोल्यूशन अनेबल्ड बैंक ब्रांचेज कैन एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। CBS अब इंडिया में सभी ब्रांचेज के पास हो गया है। ये पढ़ते आगे क्या होता है CBS, तो वो ही RTGS फैसिलिटी को दे सकते हैं। मिनिमम फॉर RTGS ट्रांजेक्शन इज़ 2 लाख। मतलब जो RTGS होता है ना, ये लार्ज वॉल्यूम ट्रांजेक्शन के लिए होता है और इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, कितना भी पैसा आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं RTGS में। तो मतलब फास्टली चला जाता है RTGS में पैसा, वेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बेसिक डिफरेंस RTGS NEFT में ये है कि RTGS के लिए मिनिमम लिमिट आपके पास 2 लाख होनी चाहिए, मैक्सिमम लिमिट की तो कोई है ही नहीं। और मिनिमम लिमिट उसमें नहीं है NEFT में। NEFT में भी कम रुपए भी हम NEFT करवा सकते हैं, और RTGS में कम से कम कितने रुपए होने चाहिए, 2 लाख, ठीक है। मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू है ये। उसके बाद ये क्या कहते हैं, RTGS में ट्रांजैक्शन जो है फास्टली प्रोसेस्ड हो जाती है कॉन्टीन्यूसली, और जबकि NEFT में क्या होता है सेटल ट्रांजैक्शन इन बैचेज, मतलब कि वेट करना पड़ता है, बैचेज में ट्रांजैक्शन होती है। उसके बाद आ जाता है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग देखिए, मोबाइल बैंकिंग एक एक्सटेंशन है नेट बैंकिंग का, आप ये कह सकते हैं। जैसे कि मतलब कि हमारे पास इन्होंने बोला है ना मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन जो है हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द कंप्यूटर, ठीक है। भी कहीं पे भी किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो मोबाइल बैंकिंग कैन टेक ई बैंकिंग टू द मासेस, मतलब इसीलिए आप इसको बोलते हैं मोबाइल बैंकिंग बाय यूजिंग द मोबाइल फ़ोन। टेली बैंकिंग वही टेलीफोन हो गया। कस्टमर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अबाउट द बैलेंस, कितना बैलेंस रहता है उसके अकाउंट में, इन्फॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट ट्रांजैक्शन हुई है जो टेलीफोन पे, ठीक है। प्रिस्क्राइबिंग टेली बैंकिंग फ़ोन नंबर, तो ये राउंड द क्लॉक मतलब कि अवेलेबल होती है टेली बैंकिंग। उसके बाद आ जाता है 8th कोर बैंकिंग। देखिए कोर बैंकिंग क्या होती है, फॉर ब्रिंगिंग ईजीनेस इन बैंकिंग RBI इंट्रोड्यूस कोर बैंकिंग इन इंडिया। कोर बैंकिंग सोल्यूशन, कोर बैंकिंग फैसिलिटीज़ उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो होता है ना, कस्टमर का स्टेटस चेंज कर दिया जाता है फ्रॉम कस्टमर ऑफ ए ब्रांच टू ए कस्टमर ऑफ द बैंक। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन में कस्टमर ऑफ ए ब्रांच से उसका जो स्टेटस है वो चेंज कर दिया जाता है कस्टमर ऑफ द बैंक। मान लो एक पर्टिकुलर बैंक है, मान लो OBC बैंक है, ठीक है। उसका आपने किसी पर्टिकुलर ब्रांच, मान लो कोई पर्टिकुलर ब्रांच ले लेते हैं हम, जैसे कि पर्टिकुलर ब्रांच जैसे कि मान लो DRDA कोई ब्रांच है इसकी OBC बैंक की, ठीक है। वहाँ पर आपका अकाउंट है, तो अब इस वाले अकाउंट ब्रांच में आपका अकाउंट है, आप इस वाले ही बैंक को, इस वाले अकाउंट को, इस वाले बैंक के अकाउंट को आप क्या कहते हैं कंट्री में
एनीवेयर अक्रॉस द कंट्री आप इसी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब आप पर्टिकुलर ब्रांच से संबंधित ना होकर एक पर्टिकुलर बैंक, ओबीसी बैंक को पूरे इंडिया में कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं इस वाली पर्टिकुलर अकाउंट को। इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फैसिलिटीज़, जो कि बैंक हमें प्रोवाइड कर रहा है। इससे जो है कस्टमर ईजी हो गया ना, कस्टमर का ट्रांजेक्शन करने का तरीका, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। इट एंश्योर बेटर कस्टमर सर्विस बाय द बैंक। एट द एंड ऑफ द मार्च 2012 95% ब्रांचेज जो है पब्लिक सेक्टर की देखो CBS हो चुकी है। 2014 में ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज जो है कमर्शियल बैंक की कवर हो गई CBS में। जैसे हमने पढ़ा था ना कि RTGS जो फैसिलिटीज़ है वो CBS देता है, तो वैसे ही अभी इसका मतलब सभी बैंक जो है RTGS फैसिलिटीज़ देने लग गए, जिसकी मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपये और अपर लिमिट की कोई भी लिमिट नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ECS, एक अल्टरनेटिव मेथड है इफेक्टिव पेमेंट ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम मतलब कि आपका कोई भी काम है, बैंक आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है, यूटिलिटी बिल पेमेंट सच एज टेलीफोन बिल्स फिल करेगा वो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, कार्ड्स पेमेंट, लोन रिपेमेंट्स, ठीक है, तो वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली ही काम हो रहे हैं सारे। इसको मतलब कि हमें पेपर इंस्ट्रूमेंट्स में हैंडल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कस्टमर को कहीं आने जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इम्प्रूव हो चुका है सब कुछ, सब काम ऑनलाइन ही हो गया, कलेक्टिंग एंड रिसीविंग द पेमेंट्स। उसके बाद गर्ल्स हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग। अगर आपको इन बैंकिंग सर्विसेज इन इंडिया में जो भी हमने पढ़ी है अभी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेनिफिट्स पढ़ रहे हैं हम, कस्टमर के क्या क्या बेनिफिट्स है बैंकिंग के। देखो बेनिफिट ही बेनिफिट है। 24 × 7 आवर्स बैंकिंग सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं आप 24 घंटे, जबकि बैंक का टाइम तो क्या होगा 9 से 5 बजे तक का, या 5 तक भी वो पूरी फैसिलिटी नहीं देते हैं। तो हम ऑनलाइन बैंकिंग में 24 आवर्स बैंक की सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं अकाउंट फ्रॉम देयर होम, फ्रॉम देयर ऑफिसेज। इट प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू अकाउंट इन्फॉर्मेशन। आपका अकाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए कहीं पे भी किसी भी टाइम आप ले सकते हैं। कस्टमर कैन चेक अकाउंट बैलेंस, गेट ट्रांजेक्शन इन स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन, चेक बुक के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कलेक्ट द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन बैंक अकाउंट्स घर बैठे ही। ई बैंकिंग हेल्प द कस्टमर इन पेमेंट ऑफ यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट बिल, ऑनलाइन पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्वाइप करना होता है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, अपने साथ कैश लेकर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, चोरी का डर नहीं है, तो ये सब बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कस्टमर ईजिली ट्रांसफर कर सकता है फंड फ्रॉम फंड अकाउंट टू अनदर अकाउंट्स। कस्टमर कैन विड्रॉ द कैश एट एनी टाइम थ्रू द ATM ऑफ एनी बैंक ब्रांच। किसी भी ब्रांच से विड्रॉ कर सकता है वो कैश। ATM of any bank branch. Credit card have the customer to avail credit facility within the prescribed limit for the prescribed time without any documentation. कितनी बड़ी फैसिलिटीज़ है कि एक बार पैसे नहीं है हमारे पास मान लीजिए और फिर भी हम पैसे को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ ई बैंकिंग टू बैंक्स के लिए क्या है। इट हेल्प इन रिडक्शन द कॉस्ट ऑफ डिलीवरिंग बैंकिंग सर्विस टू द कस्टमर्स। इसमें क्या होता है कस्टमर खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज को खुद ही यूज़ करते हैं, खुद ही लेता है। मतलब कि अब बैंकिंग के बैंक वालों के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, वर्कलोड जो है बैंक एम्प्लॉय का वो कम हो चुका है। इट हैज़ रिड्यूस द पेपर वर्क ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। पेपर वर्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की वजह से बहुत कम हो गया। इन ई बैंकिंग ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। बैंक नीड नॉट पास एंट्रीज इन ट्रेडिशनल रजिस्टर, मेंटेन द स्टोर द रजिस्टर, सब काम क्या कंप्यूटर से होने लग गए हैं, ठीक है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बैंकिंग रिकॉर्ड, ईजी रिट्राइवल ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इट प्रमोट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मनी, रिड्यूस द यूज़ ऑफ पेपर मनी। पेपर मनी इन द सेंस जो हमारे पास कैश है, हम ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो इसका मतलब प्लास्टिक मनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक को हेल्प करता है in printing the less paper currency. Efficient e-banking facility provide bank with the competitive advantages ओवर अदर बैंक का। अब एक बैंक बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहा है तो दूसरा भी देखकर सोचेगा कि मुझे भी ज़्यादा अच्छी सर्विसेज दे रहा है, तो कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज हो जाती है उनके बीच। ई बैंकिंग लेड टू एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग सर्विस इवन इन द एरिया विच डू नॉट हैव द कन्वेंशनल ब्रांचेज। मतलब कि जहाँ पर ब्रांच एस्टेब्लिश नहीं है वहाँ पर भी बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं बाई यूजिंग द इंटरनेट। बैंक कैन अर्न रेवेन्यू थ्रू द प्रमोशनल एक्टिविटीज़, एडवर्टीजमेंट्स ऑन देयर वेबसाइट। बैंकिंग की कोई बैंक्स है वेबसाइट होगी उस पर वो क्या कर रहे हैं रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ जैसे एडवर्टीजमेंट्स वगैरह आ जाती है तो उसके थ्रू भी वो रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बेनिफिट्स टू इकॉनमी। ई बैंकिंग हैव द स्प्रेड फाइनेंशियल इंक्लूजन अमंग द मासेस। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है हर पर्सन बैंकिंग एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, मतलब प्रमोट एफिशिएंसी, बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाता है। इकॉनमी के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है ये, हर पर्सन
लिंक्ड है, मतलब कि इट प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन, हेल्प टू चेक द प्रॉब्लम्स ऑफ काउंटरफिट नोट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी। तो ये सब चीज़ें नहीं होता क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है, सब ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं, तो हम कोई काला मतलब कि ब्लैक मनी नहीं रख सकते। सेंट्रल बैंक ऑफ द इकोनॉमी टू यूज़ द लेस पेपर करेंसी, और सेंट्रल बैंक भी पेपर करेंसी को लेस वो करेगा। पेपर डिजिटल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नीड नो पेपर, पेपर को सेव कर सकता है, सेव करता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बहुत बड़ा बेनिफिट्स है ये। इमिटेशन ऑफ ई बैंकिंग, लैक ऑफ ट्रस्ट, बिल्कुल सही बात है। सम कस्टमर हैव लेस फेथ इन ई बैंकिंग, दे हेजिटेट टू शेयर देयर पर्सनल डिटेल्स लाइक मोबाइल फ़ोन, आधार नंबर, यूज़र ID डिटेल ऑफ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर हमें ये दिक्कत हो जाती है कि फ्रॉड होने के चांसेस ना हो जाए, तो हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। रिस्क ऑफ हैकिंग एंड साइबर क्राइम्स, डाटाबेस ऑफ ई बैंकिंग फेस द रिस्क ऑफ हैकिंग एंड साइबर क्राइम्स। क्या कहते हैं ये, मतलब कि जो ई बैंकिंग है ना, मतलब अब जो कंप्यूटर्स है, साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, हैक्स हो जाते हैं कंप्यूटर, इसको आप बोलते हैं सिक्योरिटी रिस्क। दिस रिस्क इज ऑल्सो नोन एज अ सिक्योरिटी रिस्क। कस्टमर हेजिटेट टू यूज द ई बैंकिंग आउट ऑफ द फियर दैट देयर बैंक्स अकाउंट कैन बी हैक्ड एंड साइबर क्रिमिनल्स कैन हैक देयर बैंकिंग मनी एट एनी टाइम्स। ठीक है, तो ये लिमिटेशन हो जाएगी। लो इंटरनेट पेनिट्रेशन, रूरल एरियाज़ में है, अब लोगों को नेट चलाना नहीं आता या इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं होता, तो वो फंक्शन जो है हिंडर कर सकता है ई बैंकिंग का। मास इलिटरेसी, ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन हेल्प बाय द लिटरेट पर्सन हैविंग द बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मास लिटरेसी जो है रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में इतना नहीं है। तो ई बैंकिंग इज़ डिफिकल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम यूज़र हु डू नॉट नो हाउ टू यूज़ कंप्यूटर्स, हाउ टू यूज़ मोबाइल फोन, कैन नॉट अवेल द ई बैंकिंग सर्विसेज। इम्पर्सनल ई बैंकिंग ट्रांजेक्शन, देयर इज़ अ नो फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक। Customer who are more comfortable in face-to-face interaction do not like e-banking due to impersonal dealing। मतलब फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस होना भी ज़रूरी हो जाता है। एक जैसे कि हैवी इंस्टॉलेशन कॉस्ट, बैंक बियर्स हैवी कॉस्ट टू डिज़ाइन वेबसाइट्स, ठीक है। इंस्टॉल हाई फायरवेल टू इंश्योर सिक्योरिटीज इन बैंकिंग ट्रांजेक्शन। फायरवेल यू नो, आपको पता ही होगा फायरवेल क्या होता है, कि बाहर का कोई भी पर्सन उसको, मतलब कि एक सिक्योरिटी, एक दीवार होती है बीच में, कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में अगर हम बोले, तो जल्दी से कोई इन्फॉर्मेशन इतनी हैक नहीं कर पाता, तो उसमें हैवी इंस्टॉलेशन कॉस्ट आती है वेबसाइट्स वगैरह को डिज़ाइन करने में। तो गर्ल्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है 13, आपका एक चैप्टर रह गया 14 डेवलपमेंट बैंक, वो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है।